आज हम पहुंचे हैं वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ का उम्मीदवार है प्लूरल्स पार्टी का कीर्ति किंग और इनसे बात करेंगे जो किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। ये बताइएगा आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, आपका एजेंडा क्या रहेगा? जी नमस्ते। सबसे पहले मैं आपको नमस्ते करना चाहती हूँ और तमाम भक्तजन जितने भक्तजन हैं यहाँ पर नवरात्रि के शुभ अवसर पे सबको नमस्कार और हार्दिक बधाई कि नवरात्रि के टाइम में दुर्गा माता की स्थापना जो हमने की और एक कामना होती है कि हमारे घर से या हमारे जो मुश्किल है वो सॉल्व हो जाए, तो हम लोग कहीं ना कहीं प्लूरल्स पार्टी वही चीज़ लेकर आए हैं। हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ही पॉजिटिव है कि ताकि जो जो प्रॉब्लम्स अभी बिहार में हो रही है उन सब का अब तो संहार करना है। देवी माँ से हम लोग सब जितने भी लोग हैं, जितने भी प्रत्याशी बनकर आए हैं, सब कोई देवी माँ से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि इस बार तो कुछ अच्छा हो, इस बार जो भी हो बहुत ही अच्छा हो, ताकि हमारा जो बिहार का जो प्रोग्रेस जो डाउन टू अर्थ जो डाउनवर्ड चल रहा है वो डाउनवर्ड अब नहीं जाना चाहिए। ये अब डाउनवर्ड जाने का चांसेस नहीं है, अब इनको अपवर्ड जाना चाहिए। क्योंकि हमारे जितने भी बैच में जितने भी लोग हैं, यंगस्टर हैं, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, काफ़ी मेहनती लोग हैं, तो मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि अब आप लोग सब कुछ आगे बढ़िए और हमारा साथ दें, प्लूरल्स का साथ दें, ताकि हम विकास करने में आगे हों। ये बताइएगा, आपके प्रतिद्वंदी में अशोक जी हैं जो स्थानीय विधायक हैं, जो 4 साल से विधायक हैं, उनको टक्कर देने के लिए आप खड़े हुए हैं, तो क्या लग रहा है आपका वहाँ पे क्या स्थिति रहेगी? जी आपने जो नाम लिया अशोक जी सर का, तो मैं किसी की प्रतिद्वंदी नहीं हूँ, मैं किसी को अपना अपोज नहीं मानती और ना ही मैं यहाँ पर कंपटीशन की भावना से आई हूँ। हम लोग प्लूरल्स पार्टी किसी को भी कोई कंपटीशन नहीं दे रहे हैं, हम बस अपना अशोक सर ने अच्छा काम किया है, वहाँ पर काम किया है तो इट्स गुड, लेकिन हमें लगता है कि नहीं, शायद कुछ काम और होने चाहिए और नहीं भी हुए हैं जो काम उनको होने चाहिए। तो हमें किसी से कोई ये नहीं है, हमें ना ही किसी से मतलब है और ना ही मैं उनको पर्सनली भी नहीं जानती हूँ और मैं देखी भी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नाम सुनी हूँ उनका, लेकिन मुझे कोई कंपटीशन की भावना नहीं है। ये तो एक प्रत्याशी एक माहौल है, ये इलेक्शन का चुनाव है, इसमें हर एक को एक रहता है कि हाँ हम भी एज अ उम्मीदवार खड़े हों, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ नहीं है हम लोग वो चीज़ लाएं, ताकि लेकिन जब मैं वारिसनगर का क्षेत्र जो देख रही हूँ, भ्रमण कर रही हूँ, वहाँ कहीं ना कहीं विकास की ज़रूरत है। तो हम लोग जो चीज़ नोटिस किए उस नोटिस को पकड़ के कि जो पार्टिकुलरली ऐसा नहीं है कि हम लोग आए और तुरंत इलेक्शन लड़ लिए, ऐसा नहीं है। हम लोग हर एक स्टेट में एक स्टेट जो हमारा स्टेट है बिहार स्टेट को एक जगह पे हमने पकड़ बना के हमने वो चीज़ नापा कि अरे जो चीज़ बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ जा रहा है, बहुत ज़्यादा अंदर जा रहा है, जिसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा, हमने वो चीज़ वो एरिया पकड़ रहे हैं। मुझे लगा कहीं ना कहीं कि मुझे वारिसनगर से खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वारिसनगर में मेरा कुछ अपना भी है, हम वहीं रहते थे, वारिसनगर क्षेत्र में मथुरापुर में ही रहते थे, तो उस एरिया को मैं जान रही हूँ। जितना डेवलप होना चाहिए मेरे हिसाब से तो उतना डेवलप नहीं है और ये एक प्रत्याशी चिन्ह है। हम कोई भी हो, हम बिहार सिटीजन के हैं, हम खड़े हो सकते हैं, ये हमारा मूल रूप से अधिकार है और हम खड़े हैं। क्या समस्या आपको दिखाई पड़ी वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र में? जी, समस्या की अगर बात करें तो जब मैं जा रही थी मैं बोली कि चलो एक बार विजिट करते, बहुत दिन पहले की बात है, जब हम लोग विजिट कर रहे थे, अपना एरिया डिसाइड कर रहे थे, क्योंकि एरिया डिसाइड करना ज़रूरी है, जहाँ पर ऑलरेडी अच्छे लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ उस एरिया में जाने की कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर हम लोग को कुछ काम करना तो ऐसे एरिया में जाओ जो चैलेंजिंग हो। मैं जब एक सेंट्रल कोर में गई, वारिसनगर के एक सेंट्रल कोर में गई, अंदर में गई, सर वहाँ का रास्ता इतना ज़्यादा टूटा फूटा, मतलब हमारी गाड़ी तो पूरा एक तो जिगजैग मोशन पे घूम रही थी। मैं बोली हम तो चलो एक नॉर्मल इंसान है, वहाँ से कोई ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एम्बुलेंस आ रही हो, कोई एकदम वहाँ पर एक तो कोई कम्युनिकेशन तो मुझे जरिया नहीं लग रहा था। कम्युनिकेशन का मतलब आपको एक टोटो दिखना चाहिए, जो साधन है वो दिखना चाहिए था। जब मैं अंदर घुसी तब मुझे पता चला अच्छा यहाँ कम्युनिकेशन क्यों नहीं है। एकदम वहाँ के जो लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको ये बताना चाहिए कि आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को बताना चाहिए,
क्योंकि मैं जो इस चीज़ को देख रही हूँ, मैं तो कुछ दिन गई वहाँ पर विजिट की, जो मुझे समझ में आया, आप तो वहीं पर जूझ रहे हैं, आप तो वहीं पर है ना, आप लोग वहीं पर हैं, आप उस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं। जब आप नोटिस कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर ये काम नहीं हो रहा है, जो मैंने सर नल जल का एक बात मैं देखी, सरकार ने बहुत अच्छा नल जल योजना चलाया है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है नल जल योजना का। मैं आपको बताऊं, नल है, नल का पाइप है, लेकिन उसमें पानी नहीं है, और जो क्वालिटी है पानी, जो उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी, पाइप का क्वालिटी भी है, क्वालिटी भी नहीं, वो टूटी फूटी थी, उसमें ना ही नल लगा है, और जल की तो कोई बात ही नहीं है। यानी ये योजना नल जल योजना हाँ। पूरी तरह बिहार में फल रहा है। वारिस नगर में तो मुझे अभी फल ही दिखा, बारिश में। वो तो वारिस नगर के लोग बहुत अच्छे से जानेंगे, जो मैंने विजिट किया वो मैं बता रही हूँ। फिर उसके बाद दूसरा मैंने रोड पे जो बात की, तीसरा मैंने वहाँ देखा कि हाँ स्कूल तो है, स्कूल है वहाँ पर, हम नहीं बोल सकते कि स्कूल नहीं है, स्कूल है, लेकिन स्कूल की स्थिति बहुत खराब है। अभी हमारा टाइम आया कोविड का, जो हमारा कोविड का टाइम चल रहा है, मुझे वहाँ पर कोई भी सेंट्रल लोकेशंस में एक छोटा सा मुझे दवा का दुकान भी नहीं दिखा। मुझे यहाँ पर इतना बात कोई बता दे, क्या वारिस नगर के लोग अमृत पीकर आए हैं क्या? अगर वारिस नगर के लोग अमृत पीकर आए हैं तब ठीक है, वहाँ पर कोई हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक शॉप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ तक हम मनुष्य की बात है, अगर वहाँ पर मनुष्य ही विराजमान है, मनुष्य ही लोग हैं, अब आप मुझे बताएं, क्या वहाँ पर कोई भी आदमी बीमार नहीं पड़ रहा है क्या? मुझे एक सेंट्रल, एक छोटा सा दुकान तक नहीं दिखा वहाँ पर। बहुत हेडेक, मतलब जो कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात करूँ तो वो दूर की बात है। मैं बोल रही हूँ, मुझे बहुत सर दर्द, अचानक से सर दर्द हो जाए तो मुझे नहीं दिख रहा था वहाँ पर कोई लोकल स्टोर में, और एक आध जगह कोई लोकल स्टोर में मुझे दिखे भी, एक आध जगह मुझे पूरे पास में एक आध जगह मुझे दिखा एक शॉप, और उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। मतलब वो लकड़ी का जो फेंच होता है ना सर, उस पर टेंट, कृपाल जो हम लोग कहते हैं, टेंट लगा हुआ है, वहाँ पर एक आदमी बैठा है, मुझे कहीं से वो आदमी एजुकेटेड नहीं दिख रहा था। हम लोग मेडिसिन की पढ़ाई करते हैं, मैं खुद मेडिकल प्रोफेशनल हूँ, मेडिकल से कर रही हूँ, मुझे नहीं लगा और मुझे नहीं सही लगता है कि अगर आप एजुकेटेड नहीं हो मेडिकल फील्ड में, आप नहीं सही दवा दे सकते हैं। प्रेगनेंसी के हालत में अगर आप किसी को अन्य दवा दे दिए तो वो कोई भी कॉम्प्लिकेशंस वो ले सकता है। तो इट विल बी बेटर कि उस चीज़ को प्रोत्साहन करना चाहिए, जो चीज़ वहाँ के लोग को जानना, मतलब सपोज मैं जिस चीज़ के स्पेशलिस्ट हूँ, मुझे वो काम करना चाहिए। कोई भी आदमी, कोई भी खड़ा होकर कोई भी दवा का दुकान में बेच रहा है, कोई भी दवा दे रहा है, मतलब आप कुछ भी दे देंगे, कोई भी इंजेक्शन लगा देंगे, एक बच्चा बीमार हो गया आप कुछ भी दे देंगे, ऐसा है क्या? वारिस नगर क्षेत्र में जो सड़क की समस्या है, उसमें बहुत कहीं कहीं हॉस्पिटल का जो गाड़ी होता है वो पहुंच नहीं पाता है। लोग ऑटो पे लाद के लाते हैं हॉस्पिटल, क्योंकि बहुत पिछड़ा इलाका है, उधर से लोग आते हैं, तो बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? सर सबसे पहले तो आप कम्युनिकेशन रूट ठीक करिए। कम्युनिकेशन रूट जब तक ठीक नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर कोई एम्बुलेंस नहीं आ पाएगी। मेरी भी गाड़ी वो लड़खड़ा रही थी, मैं भी नहीं जा पा रही थी वहाँ पर, मेरी भी गाड़ी लड़खड़ा रही थी, तो एम्बुलेंस तो बहुत दूर की बात है। तो सबसे पहले हमें रूट पे काम करना चाहिए कि आदमी जिस रूट से आए जाए, एक कम्युनिकेशन सही होनी चाहिए। वहाँ मुझे कम्युनिकेशन लैक लगा कि लोग, मुझे लगा कि हाँ काफ़ी गुस्सेदार, मतलब गुस्से में है, क्योंकि वाकई में गुस्सा होना चाहिए, क्योंकि जब वहाँ पर काम ही नहीं है तो लोग तो गुस्सा होंगे ना। मैं बोल रही हूँ, एक एक नॉर्मल सा मैं बात कर रही हूँ, हम लोग जो भिखारी अगर जो भीख मांगते हैं, जो भीख मांग रहे, एकदम सिंपल सी बात है, जो भीख मांगते हैं ना सर, वो भी टैक्स पे करते हैं। हम लोग जिनको बोलते हैं 1 रुपया 2 रुपया और कभी नहीं भी देते हैं, और जिनको दुत्कार दिया जाता है, वो भी हमारे सदस्य हैं। वो भी, अगर हमारा जो रोड का निर्माण नहीं हो रहा है, हमारे पुल का निर्माण नहीं हो रहा है, उनका भी मूलभूत अधिकार है। वो बिस्किट खरीदते हैं, बिस्किट तो खरीदते होंगे ना, चावल दाल का टैक्स वो भी पे कर रहे हैं, उनका भी अधिकार है। जब उनका अधिकार है तो हम लोग सबका अधिकार है उस चीज़ पे, तो वो चीज़ होनी चाहिए। अगर रूट पे काम नहीं हो रहा है तो रूट पे होना चाहिए। एजुकेशन पे काम नहीं हो रहा है, एजुकेशन। मेरा क्वेश्चन है कि क्यों नहीं हो रहा है?
हमारा एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं काम कर रहा है? वारिस नगर की हम बात करें, अभी अभी हमारे आईएएस ऑफिसर, मोहद्दीन नगर के आईएएस ऑफिसर निकले हैं, तो हमें तो और भी अच्छा, हमें तो हर एक जगह लाइब्रेरी सेंटर इस वजह से बनाना चाहिए था। जो बच्चे इतना दूर दूर से वारिस नगर से यहाँ मोहनपुर काशीपुर में पढ़ने आते हैं, ये लोग इंस्टीट्यूट, क्या हमारे पास टीचर्स की कमी है क्या? क्या सारे के सारे टीचर मोहनपुर और काशीपुर में ही बसे हैं और किसी के पास मतलब नहीं है क्षमता कि वो पढ़ा सके? मैं ये बोल रही हूँ कि हमारे जब आईएएस आईपीएस उस इलाके से, मोहिद्दीन नगर से निकल रहे हैं, सैनिक जवान मोहिद्दीन नगर से निकल रहे हैं, हमें तो और ज़्यादा फोकस करना चाहिए था उस एरिया को। जब वहाँ पर अगर जैसे ही निकले एज अ गिफ्ट के तौर पे, मैं बोल रही हूँ, एक आप रखते ना, एक कोचिंग सेंटर का आप निर्माण कर देते, आप एक लाइब्रेरी सेंटर का निर्माण कर देते, बच्चों के पास पढ़ने के लिए बुक नहीं है। तो ये सब चीज़ को, कॉन्सेप्ट को देख के हम लोग यहाँ पर आए हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं अब हमारी ज़रूरत है। जनताओं में क्या लग रहा है कार्यों जो किए हैं, अच्छे बहुत तह तक जाके ये काम कर रहे हैं ये प्लुरल्स पार्टी जी, तो इससे क्या करना है? हाँ, ये बात वाकई बहुत सही है कि जितने भी प्रत्याशी आए हैं, हमें जैसे कि सर बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे थे, बहुत सारे जैसे जिनको पता चला कि हमें एक प्रत्याशी है, बहुत सारे, तो लोग हमें हेल्प करने नहीं आ रहे हैं, लोग हमें ये बोल के आ रहे हैं कि मैडम आप तो प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई हैं, आपके पास तो बहुत पैसा होगा, तभी तो आप प्रत्याशी के रूप में खड़ी हैं। हम बोले क्यों? तो बोलते हैं प्रत्याशी के रूप में सिर्फ दो ही खड़ा हो सकता है मैडम, या फिर जिनके पास पैसा हो या फिर जिनके पास पावर हो, है ना? पावर मतलब आप समझ रहे होंगे। तो मैं बता दूं, रूलर्स पार्टी में ना ही किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और ना ही किसी के पास बहुत ज़्यादा कोई क्रिमिनल पार्टी से बिलोंग करता है या कोई पावर से बिलोंग करता है। हम तो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं सर। मिडिल क्लास फैमिली से हमें क्या है, हमें तो एजुकेशन का क्षमता दिया गया, हमारे पापा मम्मी बहुत मेहनत किए, हमें पढ़ाई लिखाए तो हम आराम से बाहर में जॉब कर सकते हैं। लेकिन अगर सभी के सभी पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं और सभी के सभी बच्चे अगर बाहर में निकल जाएंगे, तो हमारे जो छोटे भाई बहन हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं, उनका क्या होगा? ये तो हम बहुत लकी है कि हमारे पेरेंट्स ग्रेसफुल, आई एम वेरी ग्रेसफुल कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले जो एजुकेशन सेक्टर को बहुत आगे ले जा रहे हैं, हमें पढ़ाएं लिखाएं ताकि हम कहीं पर भी किसी भी सेक्टर में हम कमा सकते हैं। लेकिन वैसे लोगों का क्या जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। एक माननीय अपने मुख्यमंत्री जी एक बहुत अच्छा एक आवास योजना, एक योजना निकाले थे पढ़ाई का, क्रेडिट कार्ड वाला, बहुत अच्छा योजना, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं इंटरनली कोर टीम में गई, अंदर मैं गई कि आखिर बात क्या है, तो उन्हें सबसे पहले 50 या 60,000 का डिपॉजिट करना पड़ता है। मैं बोल रही हूँ सर, रिक्शा वाले के बच्चे नहीं पढ़ सकते क्या? वो 50-60,000 कहाँ से लाएंगे? आप मेरे से भी बोलो, मैं कहाँ से लाऊंगी 50-60,000? हमारे लिए बहुत दूर की बात हो जाती है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए सोचना पड़ता है 50-60,000। तो हमसे भी जो बहुत दयनीय स्थिति में है, जो रिक्शा चलाते हैं, जो फार्मिंग का काम करते हैं, तो वो भी नहीं ला पाएंगे, नहीं कर पाएंगे वो। एजुकेशन को तो एटलीस्ट हमें प्रोत्साहन करना चाहिए। एक मैं फेसबुक में एक आदमी ने बहुत अच्छे इंटरव्यूज हो रहे थे, तो इंटरव्यूज के दौरान ही एक फेसबुक में एक आदमी बोला, मतलब एंकर ने पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो वो एक आदमी था, बहुत ही मुझे लगता है कि ये फार्मिंग या कुछ करते होंगे, वो बोलते हैं मुझे बस शिक्षा चाहिए, मेरे बच्चे को शिक्षा चाहिए ताकि रोटी और कपड़ा हम वो छीन के लाएं। बड़ी बात कही उन्होंने सर। अभी क्या है, हम बोलते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी हम आपको रोटी देंगे, कपड़ा देंगे, मकान देंगे, मतलब छत देंगे। एजुकेशन पे बात नहीं हो रही है। चौथा प्रावधान आ रहा है आपका एजुकेशन का, हम लोग बोल रहे हैं नहीं, एजुकेशन आप पहला प्रावधान रखें। एजुकेशन अगर आपके पास होगा ना सर, आप किसी भी सेक्टर में आप काम कर सकते हैं, तो आप एजुकेशन को पहला प्रावधान रखें। तो हमारे नज़र से एजुकेशन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। आप एजुकेशन, आप बच्चों को एजुकेशन दें, क्योंकि एजुकेशन से ही बच्चे अपना फील्ड खुद ही वो डिसाइड कर लेंगे, उसको किस क्षेत्र में जाना है। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, जब इतनी आगे बात बढ़ गई तो मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि हमारे पेरेंट्स इतना हमें आगे बढ़ा रहे हैं, हर एक फील्ड में आगे बढ़ा रहे हैं। बेटा तुमको अगर बायो में इंटरेस्ट है ना, सॉरी तुमको अगर मेडिकल में इंटरेस्ट है ना बेटा, तो तुम बायो पढ़ो, है ना बेटा। अगर तुमको बीटेक करना हो
बीटेक में बहुत सारा है, मैकेनिकल है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का बहुत स्कोप है, बैंगलोर में जाओ, पूना में जाओ, बहुत ही स्कोप है, आपको जॉब मिलेगा सर। 30,000 से स्टार्टिंग सैलरी है और आगे जाते जाते लाखों पे चली जाती है। लेकिन कोई भी पेरेंट्स ये नहीं बोलते हैं कि बेटा तुम पॉलिटिशियन बनो। हमारे देश में एक पॉलिटिशियन की ज़रूरत है। हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे, बिहार में तो इतने अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस निकल कर आए हैं, सब हमारे बिहार के उपज है। तो बिहार के माँ बाप ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं? हम लोग जैसे लड़के लड़कियाँ, हमको कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स हमको सपोर्ट किए कि नहीं ठीक है तुम निकलो। ऐसा और सब पेरेंट्स क्यों नहीं उनको निकाल रहे हैं? क्या पॉलिटिशियन में कम स्कोप है क्या? अरे आप अपनी बात रख के तो देखिए, आप अपनी बात रखिए। अब ये ज़माना अब चेंज हो रहा है। जितने भी यंगस्टर हैं, मैं आपको बोलूं कि हमारा ये जो राज्य है या पूरा स्टेट है या पूरी कंट्री है, ये सब एक पॉलिटिशियन से ही चलता है। आप इसमें भी अपना अच्छा हुनर है, आप आए, जिसको लगता है कि वो अच्छी दावेदारी कर सकते हैं, आप आए और उठे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे वाले ही करेंगे, हम उसका लिंक तोड़ देंगे। हम हमारे पास भी पैसा नहीं है सर, मैं बता रही हूँ, कल की बात है, लोग आए थे मुझे, ये सारा का सारा वोट आप ही को देंगे, आप कितना कैश खर्चा करेंगी? हम बोले हाँ जोड़ के कि सर मेरे पास सब कुछ है, एजुकेशन है, पूरी नीति है हमारे पास पॉलिटिक्स की, प्लूरल्स पार्टी की, हमारा पूरा वर्क एजेंडा है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, हमें बताया गया है और हम उसी पे काम करेंगे। लेकिन सब कुछ है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं खर्चा कर सकते हैं। जब मैं वहाँ पर भी गई व्हीकल एलोटेशन के लिए, तो हमने सिर्फ एक व्हीकल ही एलोटेशन की, क्योंकि हमारे पास व्हीकल भी नहीं है, हमारे पास गाड़ियाँ नहीं है। आई डोंट हैव 4 व्हीलर्स, ना ही मेरे पास रखने की जगह, ना ही मेरे पास है। तो हमें लगा कि एक व्हीकल हमें अलॉट करना पड़ेगा, ज़रूरत है। तो उसके बाद मुझे लोग बोलने लगे कि आपके पीछे जो लोग खड़े होंगे, मैडम आप उसको कितना देंगी? मैं बोली अगर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं किसी को पीछे नहीं रख सकती। जिसको अगर मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो वो मेरे पीछे खड़े हो सकते हैं, जिसको मेरा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा हो, उनको लग रहा है कि ये पैसा का बुनियादी चल रहा है कि आप पैसा देंगे तब हम पीछे खड़े रहेंगे, तो मेरे पास उसके लिए भी नहीं है। मेरे पीछे जो भी आदमी खड़े रहेंगे वो लिटरली वो बिहार के सेवक ही रहेंगे। ये बताइएगा, जो वारिसनगर की जनता अगर प्लूरल्स पार्टी के द्वारा आपको चुनती है तो पहली प्राथमिकता आपका क्या रहेगा? सर मैं सबसे पहले वहाँ की एजुकेशन सिस्टम तो रहेगी ही, एजुकेशन जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी। ऐसा नहीं है कि पहली प्राथमिकता मतलब हम लोग एजुकेशन को ही दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पूरे एजुकेशन पे ही फोकस करूँ कि हम पहले स्कूल 4-5-6 स्कूल बनवा ले, उसके बाद ही हम अगला काम करेंगे। नहीं, अगर कोई एक उम्मीदवार बनता है और एक सही उम्मीदवार बनता है तो वो 10 टारगेट पे वो काम करेगा, क्योंकि काम उसको नहीं करना होता है, काम करते हैं उसके अंडर वाले। अगर हमको रोड, पहला मैं सब 3 चीज़ पे तो पहला प्रायोरिटी मारूंगी। सबसे पहले मैं एजुकेशन को बोलूंगी कि जितने भी स्कूल्स खुल रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड, ये अब हमारा कोविड टाइम चल रहा है, जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो जो हमारे आ रहे हैं कि हमें ये नियम अनुसार काम करना है, जितने जितने डिस्टेंस में होने चाहिए, एक बच्चे के साथ इतने डिस्टेंस में होना है, जो होगा उस प्रावधान पे ही वो चीज़ चलेगा। एजुकेशन पे एक पॉइंट हो गया। दूसरा मेरा सेकंड स्टेप पहले रोड रेलवेज पे ही होगा, जो रोड है, ट्रांसपोर्टेशन है। जब ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होगा, खास बच्चे आएंगे पढ़ने, क्या कैसे लोग आएंगे? तीसरा होगा जितने लोग माइग्रेट हुए हैं, मतलब वहां से यहाँ आए हैं, कुछ लोग यहाँ से वहां भी चले गए हैं, जो अभी बचे हुए हैं, उनके लिए जो कमाने का एक है कि उनकी क्या क्वालिफिकेशन, वो क्या काम कर सकते हैं। ऑब्वियस बात है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे तो उनके मुताबिक वो क्या क्या काम कर सकते हैं, हम उनके काम पे काम करेंगे। वो जैसा काम, हमारे पास कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, इंडस्ट्रीज बिना मैन पावर के नहीं चलेगा, कोई भी सुपर मैन पावर चाहिए, तो हम लोग कुछ इंडस्ट्रीज पे काम करेंगे। उसके बाद जो बेसिक है, जब आपके पास इंडस्ट्रीज हो जाएगी, आप लोगों को रिक्रूटमेंट करेंगे, हम नौकरी देंगे, और नौकरी देंगे उसके बाद जो हमारा जो सिस्टम है, यहाँ से अर्निंग होगा, तो अर्निंग होगा, ऑब्वियस बात है कि सबके घर में रोटी आएगी ही आएगी, ठीक है। उसके बाद हेल्थ सेक्टर, हेल्थ सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है सर। हेल्थ सेक्टर में बताइए ना, मैं खुद यहाँ रह रही हूँ, मारवाड़ी बाजार में रह रही हूँ, मुझे जब हॉस्पिटल दूर लग रहा है तो उनको कितना दूर लग रहा होगा। तो मैं हॉस्पिटल्स पे काम करना चाहूँगी। पहले मैं जब तक इस पे कमांड नहीं कर लेती तब मैं दूसरी बात पे आऊँगी, लेकिन पहले मैं ये 4 चीज़ पर फुल फोकस करूँगी। और ये वारिसनगर विधानसभा के जनताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सबसे यही बोलूँगी कि
अगर आप कुछ चेंजेस चाहते हैं, सी अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमारे साथ जो होना चाहिए था वो चीज़ नहीं हुआ है, जैसे वादे किए गए थे वैसे वादे नहीं हुए हैं, नहीं पूरे हुए हैं, तो मैं सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगी कि इस बार तो चेंजेस लाए, इस बार आप वोट दें। जो वोट दे रहे हैं वो सिर्फ आप अपने लिए वोट दें, दूसरे के लिए वोट ना दें। क्योंकि पूरा 5 साल का, यहाँ पर सिर्फ एक दिन की बात नहीं होती है कि एक दिन का हम वोट दिए और बात खत्म हो गई। ये एक वोट आपका पूरा 5 साल तक चलता है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगी कि आपको जिसको भी वोट करना है, क्योंकि मैंने अपना जो हमारी पार्टी है उसका एजेंडा मैं क्लियर बता दी हूँ। हमारी ये एजेंडा है, जितने भी लोग हैं काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ पर बिहार में, जो बिहार के लोग बाहर गए थे वापस यहाँ पर बिहार में आए हैं, सिर्फ प्लूरल्स पार्टी को ज्वाइन किए हैं। और प्लूरल्स पार्टी को ज्वाइन करने पे हमें जो बताया गया है कि जिस जिस एजेंडा पे काम करना है हम उसी पे काम करेंगे। हमारा कोई भी एम नहीं है किसी को मिसगाइड करने का, हमें कुछ भी नहीं है। हमें बस ये कि हमारे जो भाई बहन जो पीछे छूट रहे हैं, बस उनको एक हाथ देना है और उनको वापस खींचना है, ताकि जो एकदम अंदर जा रहे हैं ना, हमें अंदर नहीं, हमें उनको सबको बाहर निकालना है। और हमारा जो वारिस नगर क्षेत्र है, मैं सिर्फ वारिस नगर की क्यों बात करूँ, मैं पूरे स्टेट की बात करूँगी कि हमारा जो पूरा स्टेट है ना उसको अब निखारना है। अब ये टाइम नहीं रहा कि भाई हमारे पापा रिक्शा चलाते तो हम भी रिक्शा, क्यों आप रिक्शा चलाएंगे भाई, आप क्यों रिक्शा चलाएंगे? अगर आपके पास एजुकेशन हो सकता है तो आप इससे अच्छा काम करें। रिक्शा चलाना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ बुरा खराब काम है, मैं एकदम नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि जब हम आपको एजुकेशन देंगे तो आप एरोप्लेन चलाइए ना, आप क्यों रिक्शा चलाइएगा? और आपके जो माँ बाप जो रिक्शा चला रहे हैं वो आप हमें सौंप दें, हम उनका ध्यान रखेंगे, लेकिन आप हमारे बिहार को निखारने के लिए काम करें। जितने भी यूथ है मैं सबसे यही बोलूँगी कि आप लोग हमारा साथ दें, क्योंकि आप लोग के साथ की वजह से हम लोग यही सोच के हम लोग सबको यहाँ पर आए हैं, और बस यही चाहते हैं कि अब शायद एक बदलाव होना चाहिए। और अब बदलाव नहीं ना होगा तो शायद हम लोग की जो बिहार की स्थिति काफ़ी पिछड़ जाएगी। तो मैं आप लोग से यही दरख्वास्त करूंगी कि इस बार चेंज करें, इस बार वोट दें और अपने लिए वोट दें और प्लूरल्स पार्टी का साथ दें। थैंक यू। तो हमारे साथ थे कीर्ति किंग जी, जो वारिसनगर विधानसभा से प्लूरल्स पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने क्या कहा वो आप लोगों ने सुना, और इस पर अमल कीजिए। जो ये एक ऐसा कैंडिडेट है जो आपके विश्वास पर खरे उतरने का काम करेंगे।